हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि दीदी जल्दी से सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दो। तो देखो यार, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक 11th की भी मैं इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ दोनों ले रही हूँ और 12th का भी, और उसमें भी बीच में अभी मेरा भी एग्ज़ाम था तो 10 दिन तक आई वॉज़ नॉट हियर, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। बट अभी कंटिन्यूसली मैं सारे ही वीडियोस अपलोड करूँगी और जल्दी से जल्दी, डोंट वरी, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। जो मेरे को समझाना है इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैं समझाती ही हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और येस, अगर आपको PDFs चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सारे ही PDFs अपने इकट्ठे कर सकते हो। आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, देखो, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो इससे पहले वाले चैप्टर में देखो हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। हमने पढ़ा था ना कि इंडियन इकोनॉमी जो थी, जब ब्रिटिशर्स का रूल था काफ़ी टाइम तक, 100 सालों तक, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें ख़राब की, राइट। और क्या क्या चीज़ें ख़राब करने के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम तक इंडिया के क्या हालात थे, हमने सब कुछ पढ़ लिया। और इंडिया बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझ लो उसके चिथड़े उड़ गए थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। चाहे आप कोई सा भी सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और बहुत सारी चीज़ें थी। फार्मर्स की हालत बेकार थी, इंडिया का GDP ग्रोथ नहीं हो रहा था, इंडिया की पॉपुलेशन भी वैसे भी इतनी ज़्यादा थी, खाने को कुछ नहीं, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। कुल मिला के इंडिया की बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी। अब हुआ क्या यहाँ पे, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। जिससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखो, अभी हमने समझा कि इंडिया की क्या क्या हालत थी, फर्स्ट चैप्टर तक ये पढ़ लिया। अब इंडिया की जब ये हालत हो गई, इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिल गई 1947 में, यानी कि अब क्या हुआ, सरकार का गठन हुआ, सरकार बनी, एक गवर्नमेंट बनी। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो काम करेगी उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होगी, क्योंकि एक छोटी मोटी जगह की प्लानिंग नहीं करनी है, आपको पूरा देश संभालना है, पूरा कंट्री। उसमें मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, उनका खाना पहनना, उनकी कमाई, उनका सब कुछ, आपको रहना, मतलब हर चीज़ आपको देखनी है। तो इस सब के लिए क्या चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्लानिंग चाहिए होगी, राइट। तो उस प्लानिंग के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। अब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी जो होती है आपकी, देखो जैसे मान लो कोई भी एक इकोनॉमी है, ठीक है, ये कोई इकोनॉमी है, उसकी ना 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन सी? पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, राइट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और आपकी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम होती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं और इनके बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखो क्या 3 प्रॉब्लम्स है कि हम तो एक तो क्या बनाएं, और जो भी हम बना रहे हैं वो कैसे बनाएं, और जो भी बनाना है हमको, जैसे भी बनाना है वो किसके लिए बनाएं। अब ये जो 3 आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इन तीनों का सल्यूशन एक नहीं है। हमने क्या किया है, हमने ना कुछ अलग अलग इकोनॉमीज़ बना दी हैं, मतलब इकोनॉमी का अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया है। कैसे क्लासिफिकेशन किया है, एक तो होती है हमारी जिसे हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी, ठीक है, फ्री, या फिर एक और नाम से जान सकते हो फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी, ये तो एक हो गई, ठीक है। दूसरी हमारी होती है आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, राइट, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तीसरी आपकी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। डन। फ्री इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये तीनों ही इकोनॉमीज़ इन तीनों प्रॉब्लम्स का अलग अलग सल्यूशन देखती हैं। फ्री इकोनॉमी या फिर जो मार्केट इकोनॉमी होती है, उसमें क्या होता है, प्राइवेट जो फर्म्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा दबदबा होता है, मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा दबदबा होता है। मतलब आपका जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, और किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं। ये जो आपका फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी होती है, इसका मोटो होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वो वही चीज़ बनाएंगे व्हाट टू प्रोड्यूस में। कैसे बनाएंगे, उसी टेक्निक से बनाएंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और उन्हीं लोगों के लिए बनाएंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अब ये जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है,
इसमें क्या था, फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, प्राइवेट सेक्टर का दबदबा था। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में होती है सारी चीज़ें, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब कुछ। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है तो उसका मोटो कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि उसका मोटो क्या होता है, हमेशा ही सोशल वेलफेयर। तो वो सारी ही चीज़ें, वो व्हाट टू प्रोड्यूस का सोल्यूशन कैसे ढूंढे कि क्या बनाए जिससे सोशल वेलफेयर हो, कैसे बनाए, किस टेक्निक से बनाए कि जिससे सोशल वेलफेयर हो, यानी कि लोगों को रोज़गार मिले, इनकम प्रोड्यूस हो, राइट। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएगी, जिससे लोगों के पास अच्छे से अच्छा सामान हो, मतलब उन लोगों के लिए बनाएगी जिससे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो यहाँ पे फ्री इकोनॉमी में क्या है, पूरा प्राइवेट सेक्टर है, कंट्रोल्ड में पूरा पब्लिक सेक्टर है, पर ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों का ही इक्वल आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन होता है मार्केट में, आपके प्रोडक्शन में और हर एक्टिविटी में। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर क्या होता है, जब पब्लिक भी काम कर रहा है तो सोशल वेलफेयर होगा, और प्राइवेट काम कर रहा है तो आपका प्रॉफिट भी अर्न होगा आपको, यानी कि दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, प्रॉफिट भी मिलेगा आपको, आपकी ग्रोथ भी होगी, वेलफेयर भी होगा। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला फंडा है, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला फंडा है, ये अडॉप्ट किया किसने, हमारे इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के पास एक ये बड़ा मुद्दा था कि भाई अब हमको आज़ादी मिल गई, हम कैसे काम करें, हम अपने देश की जो हालत बिखरी हुई है उसको कैसे सुधारें। तो इंडिया ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी, यानी कि पब्लिक भी चलेगा और प्राइवेट भी चलेगा, समझ आया। पर फिर भी जब उसने मतलब ये मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर ली, फिर भी 1950s से ये कह लो 1990 तक, 1950 से 1990 तक उसने क्या किया, ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर के ही हाथ में रखी। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि अगर मान लो सरकार कुछ चीज़ें प्राइवेट को दे देती तो प्राइवेट का मुद्दा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और लोगों की तो यार हालत वैसे ही बेकार हो रखी है, तो और बेकार ना हो, हमको क्या करना है, अभी पहले सोशल वेलफेयर करना है, हमें थोड़ा स्टेबल होना है, थोड़ा टिक तो जाए, हमारी हालत वैसे ही मतलब आप ये कह लो ख़राब हो रखी है। तो इसीलिए उसने क्या किया, 1950 से 1947 में तो हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो 1950 से 1990 तक ज़्यादातर चीज़ें, इनफैक्ट ऑलमोस्ट चीज़ें, सारी ही एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने अंदर ही रखी, यानी कि पब्लिक सेक्टर के हैंड्स में सब कुछ था। तो इंडिया ने ऑल्दो मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी थी, पर 1990 तक गवर्नमेंट वाज हैंडलिंग एवरीथिंग, वो सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का ही जोर था। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है, देखो भाई, चैप्टर का नाम है तुम्हारा 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमको पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट, राइट। अब ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये मिट क्यों नहीं रहा है, What happened? ओहो, ओके, लेट इट बी, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी इसको बाद में इग्नोर करो, पता नहीं क्या हो गया। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। कि मैंने बताया ना, इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी, क्योंकि आपके पास सब कुछ बिखरा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही चलना चाहोगे। अगर प्लानिंग नहीं है तो भाई कोई भी कदम बढ़ाओगे ना, सब कुछ उल्टा सीधा ही होना है। तो इसीलिए क्या हुआ, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी है। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। इसका मतलब सिंपल सी एक भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि हमारे पास क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना कि जो हमारी जो भी कंट्री है उसका ना ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इस तरीके से हमारे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करना, वो होता है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग में हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स, पहले तो देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आपका ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इनपुट देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करोगे। उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप एक डेडलाइन फॉर्मुलेट करोगे कि इस टाइम तक हमको ये चीज़ अचीव करना है। ये होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। और क्योंकि
कंट्री एक छोटी जगह नहीं है, आप अपने घर का बजट प्लान नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पूरी कंट्री को प्लान कर रहे हो, कंट्री के डेवलपमेंट को प्लान कर रहे हो। तो इसीलिए सब चीज़ें आपको आराम आराम से करनी होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। और नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं ना कंट्री के, उनका डेवलपमेंट हो। तो अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए जब भी आप प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो कंट्री के रिसोर्सेज का, वो कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ आया ना। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन फोकस क्या होता है, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। हमने पढ़ा है 11th में कि भाई रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, तो कमी जब है किसी चीज़ की तो आप उसको समझदारी से यूज़ करोगे ना, रैशनली यूज़ करोगे, तो उन स्कैर्स रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट इस क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इस जब हम रैशनल आप कहते हो रैशनल हम यूज़ करते हैं, रैशनली कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, अगर मान लो हम 5 लोग हैं और थोड़ा सा खाना है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपस में बांट के खा लेंगे। तो इससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। तो जब हम रैशनल यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, तो सोशल वेलफेयर भी होता है, हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, सबसे पहली बात कि कंट्री के रिसोर्सेज को रैशनली यूटिलाइज़ करना, जिससे कि सारे ही सेक्टर्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसका मेन फोकस क्या होता है, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। और जब हम रैशनल मैनेजमेंट करते हैं तो सोशल वेलफेयर भी होगा और जीडीपी ग्रोथ भी होगी। खत्म कहानी। अब इसके बाद आता है आपका कि जब इकनॉमी ये जो इंडिया है, इसमें क्या था, प्लानिंग की ज़रूरत क्या पड़ी। हालांकि मैंने अभी अभी बताया कि क्यों पड़ी ज़रूरत, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी तबाह हो चुका था, अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट लिया था, निचोड़ लिया था, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली प्लान करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो यहाँ पे क्या क्या प्लानिंग की ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी, आई मीन एक तो हमारी जो इकॉनमी थी ना, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंट थी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई, पर स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है, जब उसकी ग्रोथ जो होती है ना, वो स्टॉप हो जाती है। किसी भी चीज़ की जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, अगर मान लो पढ़ाई करना भी छोड़ दो, बीच में रोक दो, तो आप स्टैगनेंट हो गए हो अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हो ना पीछे जा रहे हो। तो इकोनॉमी हमारी एक तो ऑलरेडी पिछड़ी हुई थी और स्टैगनेंट हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एकदम लूट लिया था अपने को। साथ ही साथ हमारा आउटपुट भी लो लेवल था और प्रोडक्टिविटी का भी लेवल लो था। साथ ही साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ भी लो थी और हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इन्वेस्टमेंट क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास फंड्स ही नहीं थे। अभी मैंने बोला कि भाई अंग्रेज़ों ने सब लूट लिया, तो जब कुछ फंड्स नहीं बचे तो ऑब्वियसली वी नीडेड इन्वेस्टमेंट्स, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम जनरेट होगी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट की काफ़ी भारी ज़रूरत थी। तो ये सारे रीजंस, आप और भी रीजंस ऐड कर सकते हो, प्लीज़ ये बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना। तो आप ना और भी सारे रीजंस ऐड कर सकते हो, जैसे कि लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का, आप कह सकते हो वहाँ पर क्या कहते हैं, लोगों के पास खाने पीने को नहीं था, लेबरर जो थी एग्रीकल्चरल लेबर वो लैंडलेस हो गई थी, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस है। सारे ही सेक्टर्स जो थे उनका सेक्टर्स का जीडीपी भी गिर गया था और पूरे इंडिया का ऑल ओवर इकोनॉमी का भी जीडीपी गिर गया था। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में प्लानिंग की ज़रूरत थी। अब हमने पढ़ लिया प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी। अब प्लानिंग की ज़रूरत पता चल गई, तो हमको पढ़ना है कि जब प्लानिंग की ज़रूरत है हमको, तो इंडिया ने ऐसा क्या किया जिससे कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की, ये भी तो पढ़ेंगे ना। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया भाई, इंडिया ने लाया प्लानिंग कमीशन। क्या लेकर आया इंडिया, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या है, देखो प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे, देखो कोई भी अब ये मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, कोई भी अगर कोई चीज़ नई चीज़ आती है हमारी कंट्री में, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर आई है, तो ऐसा नहीं है ना रातों रात कोई उठ के प्लानिंग कमीशन बना दिया, नहीं ना। बहुत बड़ी कमिटी बैठती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, लोग अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, तो जो वो कमिटी होती है उसको कोई एक बंदा हेड करता है, उसका हेड होता है वो, उस हेड के नाम पे उस कमिटी को जाना जाता
जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन था 1950 में आया था, इसके लिए जो कमिटी बनी होगी उसका हेड कौन था? प्रोफेसर महालनोबिस। ये याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर महालनोबिस। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि हम क्या करते हैं, हम 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। हम क्या बनाएंगे, देखो 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। अब ये 5 ईयर प्लान्स क्या होंगे? 5 ईयर प्लान्स नाम से समझ आ रहा है, यानी कि 5 साल के प्लान्स बनाएंगे। हर 5 साल के लिए प्लानिंग करेंगे। अब देखो इकट्ठी प्लानिंग कर ली 1950 से मान लो 2050 तक की प्लानिंग कर ली 100 साल की, तो ऐसे तो चलेगा नहीं ना। तो हम किश्तों में काम करेंगे। आप भी कुछ प्लान करते हो तो अपना डेली का प्लान करते हो ना, अच्छा अभी 2 घंटे ये कर लेता हूँ, फिर 4 घंटे ये कर लूँगा। ऐसा तो नहीं आने वाले 10 साल की प्लानिंग कर रखी है आपने, नहीं। तो इन्होंने क्या सोचा, 5-5 साल की प्लानिंग क्या करेंगे, उस 5 साल के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उनको अचीव करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर 5 साल के लिए अलग कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उसके लिए अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे इन्होंने सोचा कि हम 5 ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं। अब ये जो 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, इसको हम क्या बोलते थे, प्लानिंग कमीशन में ये लोग आते थे। अब प्लानिंग कमीशन का ना एक चेयरमैन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन का एक चेयरमैन होता है, जो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। कोई भी जो उस टाइम पे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो हुआ करेगा प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन। तो क्या समझ आया यहाँ पे, देखो हाँ यहाँ पर अभी हमने क्या समझा कि पहले तो इसे मिटाने की कोशिश करते, पता नहीं क्यों मिट नहीं रहा। ओके, लेट इट बी। तो हमने अभी क्या समझा कि एक तो ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसके बारे में जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्लानिंग कमीशन, ठीक है, सबसे पहले कब आया, 1950 में। याद रखना है कब आया, 1950 में। 4 बार बोलो, 1950 प्लानिंग कमीशन 1950 डन। किसकी रिकमेंडेशन पर आया? प्रोफेसर महालेनोबिस। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर आया? प्रोफेसर महालेनोबिस। इन्होंने क्या बोला कि हम 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। ये जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, इसका ना एक चेयरमैन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? एक चेयरमैन हुआ करता था। कौन होता है चेयरमैन? इसका चेयरमैन होता है करेंटली जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ तक कि 4-5 पॉइंट्स है। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया, प्रोफेसर महालनोबिस की रिकमेंडेशन पर आया, उन्होंने बोला 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। और ये जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इसका चेयरमैन कौन हुआ करता था? प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, अब मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ कि प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इसका चेयरमैन हुआ करता था। इसका मतलब क्या है? क्या अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है? भाई नहीं है, प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन 1950 से स्टार्ट हुआ। 1950 से स्टार्ट हुआ ना, 1950 से स्टार्ट होने के बाद वो कब तक चला? 2012 तक। ठीक है, कब तक चला? सॉरी 2012 नहीं, 2015 तक। 2015 में जा कर के क्या किया? प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और उसकी जगह एक नई चीज़ आ गई। उसकी जगह नई चीज़ क्या आई? आपकी नीति आयोग। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या है आपका? नीति आयोग मुझे याद नहीं आ रहा। नीड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का मतलब क्या है? नीड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और आयोग। और इसका भी जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ सेम रहेगी कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है, बस नाम चेंज हो गया है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया है। और एक और चीज़ चेंज हुई है क्या, कि प्लानिंग कमीशन में तो देखो 5 ईयर प्लान्स थे। ठीक है, इसमें कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिंपली बस प्लानिंग करते हैं, इनोवेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। पर नीति आयोग ने क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, 2015 से। तो आपसे कोई पूछे प्लानिंग कमीशन कब से कब तक चला? 1950 से 2015 तक। अभी 2015 में, 2014 में मोदी जी आए थे, उसी के अगले साल से, उसके अगले साल से क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, नीति आयोग को ले आए। तो अभी अगर हम पूछे कि चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, कौन होंगे? जो प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। यहाँ तक की कहानी याद रखनी है। तो हमने क्या पढ़ा कि अब इंडिया में कैसे कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग हुई। अब ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्यों बनाया गया?
प्लानिंग कमीशन जो था, अभी हमने नीति आयोग के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, वो तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, वो मर गया। पर प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नीड हमने पढ़ लिया, क्यों थी ज़रूरत, ठीक है, सब कुछ लो था, सब कुछ बैकवर्ड स्टैग्नेंट था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, क्यों आया था प्लानिंग कमीशन भाई, इसको क्या चाहिए था कि रैपिड राइज हो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल में, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, इनकम जनरेट हो, आप कह लो इन्वेस्टमेंट बढ़े, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, और हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ये रहा डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। तो मतलब वो सारी ही चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने तबाह कर दी उनका सुधार करने के लिए। इन शॉर्ट ऐसे याद रखो, एक एक पॉइंट याद मत रखो कि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स नहीं याद रखने हैं। हमें क्या करना है, बस ये याद रखो कि क्या क्या चीज़ें ख़राब करी अंग्रेज़ों ने, तो वही चीज़ें सुधार करनी है। तो खुद से पॉइंट बना के लिख सकते हो इसीलिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग कमीशन के, ये सारे काम करने थे प्लानिंग कमीशन को। अब इसमें यहाँ पर आता है कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उसकी नीड क्या थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब प्लानिंग कमीशन इंडिया में क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैंने आपको बता दिया कि 1950 में आया, ठीक है, 1950 में आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लॉन्च्ड इन 1951, हालांकि 1950 में आया पर 1951 से स्टार्ट किए गए प्लान्स, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली, 1950 में प्लानिंग कमीशन आया, किसकी रिकमेंडेशन पर, महालनोबिस की रिकमेंडेशन पर स्टार्ट कब से हुए, 1951 से स्टार्ट किए गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट प्लान कब से कब तक चला, देखो इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, देखो 51 से 56 5 साल हो गए ना, 5 ईयर प्लान्स है ना। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च, 1 अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है ना, अभी जैसे 1 अप्रैल से हुआ, फिर अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो ऐसे करके 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। और मैंने क्या बताया, 2015 में स्टॉप हो गया था, ठीक है ना, 2015 में ख़त्म हो गया था। तो उस टाइम पे भी तो कोई प्लान वो चल रहा होगा ना, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट वाला तो ये था। तो उस टाइम पे कौन सा प्लान चल रहा था, 12वां प्लान चल रहा था। तो ये जो देखो 12th वाला था ना, वो कब से कब तक होना था, 2012 से 2017 तक, पर मैंने बताया उसको बीच में स्टॉप कर दिया, बीच में ही ख़त्म हो गया। कब, 2015 में, क्योंकि 2015 में अपना आ गया नीति आयोग। तो ये क्या था, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th था, और कब से कब तक था, 12 से 17। तो ऐसे याद रखो, 12वां प्लान आखिरी था और 12 से 17 तक ही था, 12वां प्लान 12 से 17 तक चलना था, पर वो 15 तक ही चल पाया क्योंकि 15 में नीति आयोग आ गया। अब एक और टर्म आता है प्लान हॉलीडे। जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हो, मतलब एक कह लो आपका चीट डे होता है ना, अगर आप डाइट वाइट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, प्लान हॉलीडे है। प्लान हॉलीडे वाला कौन सा ईयर था, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ठीक है। 3 प्लान हॉलीडेज थे, 66 से 69, 3 किश्तों में याद रख लो कितने थे, 3 प्लान हॉलीडेज थे। कब से कब तक, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ठीक है। क्यों थे, एक तो उस टाइम पे हमारा पाकिस्तान से वॉर चल रहा था, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और 2 रीज़न से, एक तो पाकिस्तान से वॉर चल रहा था, तो प्लानिंग, जब कोई चीज़ ऐसी उल्टी सीधी सी हो जाती है बीच में, तो प्लानिंग हमारी हैम्पर हो जाती है ना, हमने जो प्लान किया होता है हम वो नहीं अचीव कर पाते। तो यही हुआ, प्लानिंग आपकी थोड़ी स्टॉप हो गई, बीच में रुक गई, तो ये प्लान हॉलीडे में आते हैं ये 3 साल। और एक और क्या हुआ, ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ आपका 3rd 5 ईयर प्लान, जो आपका 3rd वाला 5 ईयर प्लान था ना, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब थी। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे वो अचीव नहीं कर पाए, तो उसका फेलियर हो गया, आपने जो भी प्लान किया वो हम नहीं अचीव कर पाए थर्ड वाले 5 ईयर प्लान में। तो 2 रीजंस थे, एक तो पाकिस्तान के साथ वॉर और एक 3rd 5 ईयर प्लान का फेलियर। इन दोनों के चक्कर में 3 प्लान हॉलीडेज हो गए। कौन कौन से, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 प्लान हॉलीडेज हो गए। एक बार और फटाफट से देखो रिवाइज करते हैं हम सारी ही चीज़ें सारी ही चीज़ें हम एक बार और दोबारा से रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। देखो चीज़ें यहाँ पे याद करके जाओ,
मतलब ऐसा नहीं कि आपको 10 बार यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत पड़े कहीं बाहर जाके, फिर अपने ट्यूशन में पढ़ो, फिर भी पढ़ लेना पड़े, नो। प्लानिंग कमीशन कब आया? सबसे पहला पॉइंट 1950 में। डन। 1950 में आया। किसकी रिकमेंडेशन पर आया? महालनोबिस, प्रोफेसर महालनोबिस की रिकमेंडेशन पर आया। साथ ही साथ आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब कब से स्टार्ट हुआ? 1950 से 1956, 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1956। और लास्ट में जो प्लानिंग, लास्ट में जो 5 ईयर प्लान था, लास्ट 5 ईयर प्लान वो कौन सा था? 12th था। वो कब से कब तक था? 2012 से 2017 तक। चलना 17 तक था पर वो 15 तक ही चला, क्योंकि 2015 में अपने पास क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, और इसने क्या किया? उसको रिप्लेस कर दिया। किसको? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन में हम क्या करते हैं? 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। क्या करते हैं? 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं। ये जो प्लानिंग कमीशन होता है, इसका चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये जो भी मैं पूछती जा रही हूँ उसके आंसर खुद से करते जाओ, प्राइम मिनिस्टर। और जो नीति आयोग है इसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। प्लानिंग कमीशन की नीड क्या थी? हमारा लो स्टैंडर्ड था, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, लो प्रोडक्शन था, लो प्रोडक्टिविटी थी। आप कह लो कि हमारे पास सेक्टर्स हमारे इतने डेवलप नहीं थे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें तो जो मतलब कुछ भी नहीं था, ये कह लो। जो जो चीज़ें नहीं थी वो सारे पॉइंट्स डाल दो, इसलिए हमको ज़रूरत थी प्लानिंग की। और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि हमको वही चीज़ें डेवलप करनी थी, कि बस हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना था, हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना था, हमको ऑल राउंड डेवलपमेंट करना था सेक्टर्स का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, और ये है आपका प्लानिंग कमीशन। मैंने पूरी समरी बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपका ये जो इंडिया में इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो है आपका डायरेक्टिव, एक है आपका कॉम्प्रहेंसिव। क्या नाम है? डायरेक्टिव, कॉम्प्रहेंसिव, दोनों नाम याद रख लो, डायरेक्टिव, कॉम्प्रहेंसिव। डीसी, इकोनॉमिक प्लानिंग 2 तरह की होती है, डीसी, डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रहेंसिव। डन। अभी डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रहेंसिव क्या क्या होते हैं, हाँ, एक एक करके हम समझते हैं। टाइम क्या हो रहा है? अभी 26 मिनट हुए हैं, बस 5 मिनट और। तो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? देखो, डायरेक्टिव नाम से समझ आ रहा है जिसमें डायरेक्ट हो, कोई चीज़ डायरेक्ट हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट रोल होता है मार्केट फोर्सेस का। किसका? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस क्या है? हमारे डिमांड और सप्लाई। यानी कि अभी जो आपको याद है मैंने पढ़ाया था, देखो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे बताया था, एक तो फ्री और मार्केट इकोनॉमी है हमारी, एक हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, एक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो फ्री और मार्केट इकोनॉमी रोल था किसका? आपके जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड में पब्लिक का था और मिक्स्ड में दोनों का था। तो ये चीज़ें अभी दिमाग में रखो, जो अब क्योंकि अभी हम जो डायरेक्टिव वाला पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, मतलब समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि जो प्लानिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है? जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि डिमांड और मार्केट फोर्सेस जो है ना, हमारे मार्केट जो है ना, उसको डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टिव प्लानिंग की जाती है। अब क्योंकि डायरेक्टिव प्लानिंग की जाती है और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रोल होता है, और जहाँ पर मार्केट फोर्सेस का रोल होता है, यानी कि मैंने बताया था फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, वहाँ पे क्या पब्लिक सेक्टर का या फिर गवर्नमेंट का रोल था? नहीं, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर, ये मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। और डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है वो किस में की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में। किस में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में। अभी के लिए देखो ये नाम याद रख लो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जो नाम है या फिर ये जो पॉइंट्स है ना, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो मैं उसमें डिटेल में समझाऊंगी और यहाँ की भी कहानी फिर आपको समझ आ जाएगी हमने क्या पढ़ा था। तो डायरेक्टिव प्लानिंग किस में की जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में। अब क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट फोर्सेस का रोल है, पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस का रोल है। और क्योंकि मार्केट फोर्सेस क्या करते हैं, उनका मोटो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट फोर्सेस मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, खुद का फ़ायदा। खुद का फ़ायदा मतलब इंडिविजुअल गेन्स। तो यहाँ पर इंडिविजुअल गेन्स मैक्सिमाइज होते हैं। पर हालांकि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, नेशनल इंटरेस्ट मतलब आप कह लो नेशनल इंटरेस्ट जैसे कि सोशल वेलफेयर,
जो सोशल वेलफेयर होता है ना, उसमें कोई कमी नहीं आती, वो ज़्यादा सफ़र नहीं करता। पर यहाँ पर इंडिविजुअल गेन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शॉर्ट में चलो अभी बता ही देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। कैपिटलिस्ट मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, मतलब जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, बहुत ज़्यादा पूंजी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का यहाँ रोल होता है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो, डायरेक्टिव में मार्केट फोर्सेस का डायरेक्ट रोल है, यानी कि डिमांड और सप्लाई का। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल है, और इसका मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल गेन्स या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो आपका सोशल वेलफेयर है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्लानिंग किस में होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में। कैपिटलिस्ट मतलब जो जहाँ पर जिन लोगों के पास कैपिटल ज़्यादा होती है, जिनके पास जो अमीर ज़्यादा होते हैं, पूंजी ज़्यादा होती है, वो होता है प्राइवेट सेक्टर। ये है आपका डायरेक्टिव प्लानिंग। इसी के बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब देखो, ये पढ़ोगे ये भी समझ आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मिला करके। कॉम्प्रिहेंसिव कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब होता है मिला करके, सब कुछ इकट्ठा करके। तो यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि गवर्नमेंट का रोल है, पब्लिक सेक्टर का रोल है। अब ये कौन सी इकोनॉमीज़ में परस्यू की जाती है? एक तो आपका सोशलिस्ट और एक आपका मिक्स्ड। देखो, जो कैपिटलिस्ट है ना, वो फ्री या मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल है। जो सोशलिस्ट है ना, ये आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है। और ये जो मिक्स्ड है, वो मिक्स्ड ही है, जहाँ पर दोनों का रोल है। समझ आया ना? मिक्स्ड इकोनॉमी देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। और कैपिटलिज्म क्या है? इंडिविजुअल गेन्स पे यहाँ पे ध्यान देता है, और सोशलिज्म क्या है? यहाँ पे कलेक्टिव गेन्स पर ध्यान देता है। तो यहाँ पे क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है और मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, सोशलिस्ट भी है और मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, तो सोशलिस्ट के चक्कर में तो क्या होता है कि कलेक्टिव गेन्स हो पाते हैं, मतलब सोशल वेलफेयर, सबका गेन, कलेक्टिव गेन हो पाता है, सोशल वेलफेयर होता है। पर क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों आ जाएंगे, सोशलिस्ट और आपका कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट के चक्कर में इंडिविजुअल गेन भी हो पाता है, तो यहाँ पे दोनों का भला हो पाता है। ऐसे याद रखनी है सारी चीज़ें। एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो हाँ, क्या हमने पढ़ा? अच्छा, इकोनॉमी जो है वो देखो 3 तरह की होती है। कौन सी आपकी? एक हमने पढ़ी, एक तो कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट। एक है आपका सोशलिस्ट, और तीसरा है आपका मिक्स्ड। डन। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट को हम वही वाली जो फ्री या मार्केट, मैंने बताया ना, फ्री या मार्केट इकोनॉमी, उस नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट जो है आपकी, उसे हम कंट्रोल नाम से भी जान सकते हैं, और मिक्स्ड को हम मिक्स्ड के नाम से ही जानते हैं। फ्री या मार्केट इकोनॉमी या फिर ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का रोल है, ठीक है, यानी कि आप कह लो मार्केट फोर्सेस का रोल है, मार्केट फोर्सेस। और ये जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? पब्लिक सेक्टर का रोल है। पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट का रोल है। अब ये जो कैपिटलिस्ट है, एक सेकेंड, पेन चेंज करती हूँ जिससे कि आपको समझ आए। अब ये जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट किस में परस्यू की जाती, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या परस्यू किया जाता है? कौन सा परस्यू किया जाता है? डायरेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, जहाँ पे क्या हो? डायरेक्ट मार्केट फोर्सेस खेलें साथ में। तो यही है ना, ये वाला आपका मार्केट फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया डायरेक्टिव। और ये जो सोशलिस्ट है और मिक्स्ड है, इन दोनों में कौन सी परस्यू की जाती है? कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि दोनों को मिला के कॉम्प्रिहेंसिव। अब डायरेक्टिव में तो सिर्फ कैपिटलिस्ट आया, पर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आ गया? सोशलिस्ट तो आया ही, साथ में मिक्स्ड भी आ गया, और मिक्स्ड के अंदर ये दोनों ऑटोमेटिकली आते हैं। मिक्स्ड में दोनों है, सोशलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, तो यहाँ पे दोनों का फ़ायदा होता है। सोशलिज्म से हमारा सोशल वेलफेयर होगा, कैपिटलिज्म से इंडिविजुअल गेन्स या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है, किसके बारे में? डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। एंड येस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, ये इकोनॉमी यहाँ भी लिखा आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड येस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।